नमस्कार साथियों, अगर आप क्लास 10th का बोर्ड इसी साल देने वाले हैं और अपने साइंस सब्जेक्ट को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा कठिन लग रही है साइंस, तो बच्चों परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग की जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे ही चैनल पर आप लोग को क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस हो गया, आप लोग का मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, या फिर कोई इंग्लिश हो गया, या फिर हिंदी, या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट आप लोग का है अगर, तो वो मेरे ही चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे कि अभी हमारा साइंस सब्जेक्ट चल रहा है और स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हम आप लोग को बता चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जिसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां जाके उसको फुल वॉच करके समझ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4 यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। तो ये चैप्टर अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बोलें तो 100% आप लोग के एग्जाम में ये फंसेगा। तो अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कर लेते हो तो गारंटी के साथ आप लोग को बता रहे हैं कि इससे बाहर एक नंबर आप लोग को नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक, एक भी नंबर का इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो जैसा कि चैप्टर 4 हमारा है, आप लोगों को पता होगा, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो है कार्बन के संयोजकता के बारे में बताइए। मतलब जो कार्बन की जो बैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है और इसे 4 संयोजकता वाला तत्व क्यों कहा जाता है। तो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग मिस मत करना। मिस तो कोई भी क्वेश्चन मत करना, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने आप लोग के लिए बनाया है। तो कार्बन की संयोजकता के बारे में बताना है। तो देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है वो इसमें बताया गया है। तो कार्बन का जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, क्योंकि कारण देखिए, यह अपने बाहरी कक्ष से 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। मतलब जो बाहरी कक्ष होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा, हमारा ये नाभिक होता है, इसका ये बाहरी कक्ष होता है इस तरह से। तो ये अपने सबसे बाहरी कक्ष की अगर हम बात करें तो उसमें से ये 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है और एक संयोजक बंध स्थापित करता है। ठीक है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी से जुड़े रहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मीथेन हो गया CH4। तो देखो क्या है, अगर इसको हम बनाना चाहें तो इस तरह से बना देंगे, एक H इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा, एक H नीचे लगेगा और एक H हमारा इधर लगेगा। तो अपने कार्बन देखो अपने बाहर कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉनों को ये अपने साथ बॉन्डिंग में रखे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉनों को ये साझा कर सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो संयोजकता होती है इसके लिए, इसीलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जहाँ कार्बन क्या है, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ता है। आप लोग को हमने ये बताया। बस इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से नोट कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम में आप लोग को इधर उधर कॉपी ना पलटनी पड़े। एक जगह नोट करके रख लोगे तो आसानी रहेगी आपको एग्जाम के टाइम। चलिए देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कार्बन के विभिन्न अपरूप कौन कौन से होते हैं, इसके विभिन्न अपरूपों का उदाहरण दीजिए। तो अपर रूप कौन कौन से होते हैं, मतलब कि कार्बन के आप लोग किस प्रकार से कितने रूप होते हैं, इस तरह से आप लोग से पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब अपर रूप मतलब इससे हमें क्या क्या निकल सकता है, क्या क्या हमको इससे मिल सकता है। तो कार्बन के जो विभिन्न अपरूप होते हैं वो हमने नीचे लिखे हुए हैं। जैसे कि नंबर 1 पर तो सभी को पता होगा भैया, हीरा होता है, ये सबसे बड़ा अपरूप है कार्बन का। ठीक, कार्बन यानी कि आप लोग जो देखा होगा कोयले की खदान वगैरह में है ना, तो वही होता है जिसमें कार्बन परमाणु एक ठोस नेटवर्क में जुड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कार्बन परमाणु होते हैं, हीरे की संरचना आप लोग देखोगे तो इस तरह से होती है, ट्रायंगल शेप में, और इसमें इस तरह से ट्रायंगल शेप अगर आप लोग देखोगे तो हर एक पार्ट में आप लोग को ट्रायंगल शेप दिखाई देगा। यानी कि जो कार्बन की संरचना होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, इसीलिए ये हीरा इतनी आसानी से नहीं टूटता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जैसे कि ये पेंसिल हम पकड़े हाथ में, आप लोग देख रहे होगे, इसकी जो नोक है काली कलर की, ये किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की बनी हुई है। रियलिटी में अगर आप देखो तो इसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं वो परत के फॉर्म में होता है। जैसे कि मुल्तानी मिट्टी आपने कभी देखी होगी, उसको आप तोड़ो तो आपको उसमें परतें दिखाई देती हैं, तो उसी तरह से ये होता है ग्रेफाइट भी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फुलरिन क्या होता है। फुलरिन होता है गोलाकार अणु संरचना जिसमें कार्बन परमाणु 60 के गुच्छे में होते हैं। मतलब हर एक जो गुच्छे में होता है, हर एक संरचना में 60 गुच्छे होते हैं किसके, कार्बन के, तो उसी को हम लोग बोलेंगे फुलरिन। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देख लो, इसकी सिंपल एक लाइन में डिफिनेशन लिखी हुई है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके इन यौगिकों में केवल एकल बंध होता है। मतलब इन यौगिकों की अगर हम बात करें तो इनके बीच में केवल एकल बंध पाया जाएगा, जैसे कि इथेन यानी कि C2H6। अच्छा देखो, इसकी संरचना बनाएं तो कैसे बनाएंगे, C2 बोल रहा है तो 2 C ले लो इस तरह से। ठीक, H6 बोल रहा है ना, तो H6 यानी कि एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक इधर और एक साइड में। तो देखो H कितने हो गए मेरे, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी कार्बन कितने हैं, 2 1 2। तो ये हमारी संरचना बन गई।
ठीक, जैसे कि डिफिनेशन बोल रही है कि इन यौगिकों में केवल एकल बंध होता है, एकल बंध। तो देखो सभी के बीच में एकल बंध है, कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस तरह से, कहीं दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड नहीं ना, इसलिए इनको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये तृप्त हो जाते हैं, इनको जितने चाहिए हाइड्रोजन या फिर कार्बन वो इनको कंप्लीट मिल जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिखा हुआ है इथेन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इन यौगिकों में हमें द्विबंध या फिर त्रिबंध देखने को मिल सकते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमको देखने को मिल सकता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि C2H4 लिखा हुआ है, तो चलिए दो C ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ले लिए हमने 2 C ले लिए, H4 है तो एक H इधर लगा देंगे, एक H इधर लगा देंगे, एक H ऊपर लगा देंगे और एक H यहाँ लगा देंगे ऊपर। तो देखो 1 2 3 4 H कितने हो गए 4, कार्बन कितने हैं 2। तो लेकिन यहाँ पर क्या, कार्बन की संयोजकता हमें 4 पूरी करनी पड़ेगी, चाहे जैसे पूरी करें। अभी हम इस सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का यही था कि कार्बन की 4 संयोजकता क्यों होती है, ठीक है, तो वहाँ हमने क्लियर कर दिया था। तो 4 हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कितनी हो रही है कार्बन की संयोजकता 1 2 3, इस कार्बन की कितनी हो रही है 1 2 3। तो 4 कैसे हो सकती हैं, अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें तो देखो 1 2 3 4 हो गई, इसकी भी 1 2 3 4 हो गई, ठीक। अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी लगा देते। तो ये होता है असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका एक एग्जांपल है इथीन या फिर एथाइन। क्लियर हुआ यहाँ तक। एथाइन अगर आप लोग लोगे तो यहाँ देख लो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगेगा क्योंकि यहाँ C2 हो जाएगा, H2 एक H इधर एक H इधर। अब देखो 1 2 2 ही हो रहा है यहाँ पर, तो हमें इस कंडीशन में यहाँ पर 3 लगाने पड़ेंगे ताकि हमारी जो कार्बन की संयोजकता है वो 4 पूरी हो पाए। 1 2 3 4, इसकी भी 4 हो रही है। अब इसकी बात करें इस कार्बन की तो 1 2 3 4, ये भी 4 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारे दोनों कार्बन की संयोजकता जो होती हैं वो 4 कंप्लीट हो गई। समझ में आया पूरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखोगे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है समजातीय श्रेणी क्या होती है, इसके गुण समझाइए। यानी कि समजातीय श्रेणी, सम मतलब समान और जाति मतलब जाति मतलब कैटेगरी, मतलब ऐसी श्रेणी जिसकी जाति का हो समान हो। जैसे कि हम लोगों में होता है, इन मनुष्यों में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों में कई सारी कैटेगरी होती हैं, जनरल SC ST OBC। तो ऐसे ही इनकी भी कैटेगरी होती हैं अलग अलग, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो देखो समजातीय श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण जैसे कि बिंदु उबलन, बिंदु गलन या फिर धीरे धीरे ये बदलते रहते हैं, ठीक है। बिंदु उबलन या हो या बिंदु गलन हो, वो किसी भी श्रेणी का हो, वो हमेशा चेंजेबल रहता है, यानी कि हमेशा चेंज होता रहता है धीरे धीरे। तो इसलिए ये जो भौतिक प्रॉपर्टी होती है इस श्रेणी की वो कभी भी यानी कि जो होती है स्टेबल्स यानी स्थापित नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन रासायनिक गुण की बात करें तो ये हमेशा समान होंगे। तो इसमें प्रत्येक यौगिक एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि एल्केन है हमारा अगर, तो CnH2n+2, इसी तरह से एल्कीन CnH2n, ठीक। मतलब एक ही रासायनिक सूत्र से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो CnH2n CnH2n, ठीक। एल्कीन का फॉर्मूला केवल H2n पर रुक जाता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ाया। और हर एक इन जो एलिमेंट होगा, हर एक सूत्र होगा, उसमें एक CH2 का अंतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी का सूत्र है CH3CH2, ठीक, OH, तो अगली जो इसके बाद वाली कैटेगरी होगी उसका होगा सूत्र CH3OH, ठीक। मतलब CH2 का अंतर रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक समजातीय श्रेणी क्या होती है। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साबुन और डिटर्जेंट में अंतर क्या होता है। साबुन कौन सा, यहाँ पर क्लियर नहीं करा गया, नहाने का साबुन या फिर कपड़े धोने वाला साबुन। लेकिन यहाँ पर डिटर्जेंट हमको पता है कि साबुन जो होता है हमारा भैया वो सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि ठोस होता है, और डिटर्जेंट होता है वो हमारा अलग फैला हुआ होता है दाने के फॉर्म में। तो इनके काम की प्रक्रिया क्या होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं और ये किस तरह से बनते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे साबुन की। वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा बनाए जाते हैं। ये कठोर जल में ठीक से काम नहीं करते। मतलब वसा को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करने से जो चीज़ बनती है उसको हम लोग बोलते हैं साबुन। और ये कठोर जल यानी कि जो हार्ड वर्क होता है, जैसे कि समुद्र का पानी होता है, उसमें ये वर्क नहीं करते हैं। यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा साबुन को, कई साबुन ऐसे आते हैं आप लोग उसको घिसते रहो लेकिन उसमें से झाग ही नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिटर्जेंट, मतलब कि जो कपड़े धोने वाला होता है, निरमा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, वॉशिंग पाउडर। तो ये पेट्रोलियम उत्पादों से बने होते हैं और कठोर जल में भी अच्छी तरह से काम करते हैं। तो ये भाई ये ऐसे होते हैं, अगर आप समुद्र के पानी में भी इनको डालोगे तो ये झाग दे देंगे क्योंकि इनकी प्रकृति ही ऐसी होती है, ठीक है। क्रिया देख लो, 2 में हाइड्रोफिलिक और
हाइड्रोफोबिक भाग होते हैं। मतलब इन दोनों में ही अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भाग होते हैं जो गंदगी और तेल को हटाते हैं। अब ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? तो हाइड्रोफिलिक वो चीज़ होती है जो गंदगी को मतलब जो वसा होती है, जो गंदगी होती है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और हाइड्रोफोबिक वो चीज़ होती है जो गंदगी को या फिर जो वसा होती है उसको अपने से दूर भगाती है। तो ये दोनों ही एलिमेंट मिलाएंगे तभी निर्माण होता है साबुन या फिर डिटर्जेंट का। तो इस तरह से हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हुए। चलिए देख लेते हैं अपना हम लोग 6th क्वेश्चन। उसका देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखला समरूपता क्या होती है? ठीक, श्रृंखला समरूपता, इसको उदाहरण सहित समझाना है। तो देखो श्रृंखला समरूपता क्या होती है? श्रृंखला समरूपता तब होती है जब एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिकों की संरचना अलग अलग होती है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला समरूपता। उदाहरण इसका हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, तो पहला हो गया ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो ये 2 एग्जाम्पल होते हैं चेन जो समरूपता होती है, यानी कि समरूप उसका जो है एग्जाम्पल है। ठीक, यानी कि श्रृंखला समरूपता का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। पहले देखेंगे एथेनॉल यानी कि C2H5OH जिसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग देखेंगे यहाँ पर रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये रंगहीन होती है, ज्वलनशील होती है, और ऐसा द्रव जो पीने की शराब या फिर सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक तरह से आप लोग इसको तारपीन का तेल आप लोगों ने देखा होगा पेंट में जो पड़ता है, उसमें भी अगर आप ये एथेनॉल डालोगे तो आपका जो पेंट होता है वो इनेमल पेंट होता है जो वो पतला हो जाता है। तो पीने की शराब में तो इसका यूज़ होता ही है मोस्टली। नेक्स्ट एथेनोइक अम्ल क्या होता है, यानी कि CH3COOH का हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी की। तो देखो पहला है तीखी गंध वाला अम्ल होता है, इसे सिरके में पाया जाता है, इसका उपयोग खाद्य संरक्षक के रूप में होता है। तो अगर आप सिरके को कभी सूंघना तो उसमें जो स्मेल आती है वो एथेनोइक अम्ल की ही स्मेल आती है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली उसी में पाया जाता है। तो इसी तरह से हमारे 7 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं अपना 8 नंबर का क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के निर्माण किस प्रकार होता है, मतलब साबुन का जो अणु होता है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। साबुन के अणु में लंबी हाइड्रोफोबिक यानी जो पानी से दूर भागने वाली, ठीक, हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से बिल्कुल दूर भागती है, श्रृंखला होती है, और एक हाइड्रोफिलिक यानी जो पानी से आकर्षित होने वाली। ठीक, हमने बताया था ना वसा से आकर्षित होने वाली, पानी से आकर्षित होने वाली हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वही होता है। सिर होती है, यह हाइड्रोफोबिक सिर तेल और गंदगी के कणों को घेर कर उन्हें पानी में घुलनशील बनाता है और साफ करता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह से क्लियर हो गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने 8 क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे और इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग के बोर्ड एग्जाम तक आप लोग को ऐसी वीडियो परमानेंट देखने को मिलने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो थोड़ी वो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।